एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये हमारा चैप्टर कंटिन्यूस चल रहा है जिसके बहुत से टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जस्ट जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। क्या होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। So atomic orbital क्या होता है? The region around the nucleus where the probability of finding of electron is maximum is called atomic orbital। तो न्यूक्लियस के चारों ओर का वो 3 डायमेंशन एरिया जहाँ पर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम होती है उसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। तो अब ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में है, शेल में है, ऑर्बिटल में है। लेकिन अब हमें ये भी तो जानना है ना कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे दिया, अगर हम जानना चाहें कि कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, किस शेल में, किस ऑर्बिटल में है, ये अगर हमें पता करना हो तो ये कैसे पता किया जाएगा? तो ये पता किया जाता है क्वांटम नंबर्स के थ्रू पता किया जाता है ये कि इलेक्ट्रॉन जो है किस ऑर्बिटल में है। ऑर्बिटल भी तो मैंने आपको बताया था डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी, डी, एफ, ये ऑर्बिटल्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे। तो ये कौन से ऑर्बिटल में है, एस में है, पी में, डी में, एफ, किस में है, ये कैसे पता किया जाए? तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन के बारे में, पूरी इन्फॉर्मेशन कैसे पता की जाए किसी भी एटम के, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो ये पता किया जाता है क्वांटम नंबर्स से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स। तो आज इस लेक्चर में हम क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो क्वांटम नंबर्स, तो पहले डेफिनेशन ही देख लेते हैं क्या होती है क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर्स में बी डिफाइन एज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स with the help of which we can give the complete information about the electrons in an atom। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके हेल्प से, ये 4 नंबर्स के सेट्स होते हैं। क्वांटम नंबर जो वो एक नंबर को ही नहीं बोल रही मैं, क्वांटम नंबर ये सेट्स है 4 नंबर का, ठीक है। क्वांटम नंबर जो सेट्स है 4 नंबर्स का, इसकी हेल्प से आप किसी भी एटम के, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कंप्लीटली आप बता देंगे कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस शेल में है, शेल के किस सब शेल में, किस सब शेल के किस ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल में है तो वो ऑर्बिटल जो शेल है, अब वो शेल जो है वो बड़ा है, छोटा है, उसकी एनर्जी कितनी है, जो सब शेल में उसकी एनर्जी कितनी, ये सारा इंफॉर्मेशन यानी एक इलेक्ट्रॉन का पूरा बायोडाटा आप बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है, ठीक। तो इस तरह से ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो हमें किसी भी एटम के, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देते, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की वो कहाँ पर है। एक तरह से ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के पोस्टल एड्रेस की तरह वर्क करते हैं। जैसे हमारा ऑफिस है जेनीट एजुकेशन, जो हमारा कोचिंग सेंटर है, उसका एड्रेस मैं दूंगी स्मृति नगर, भिलाई, छत्तीसगढ़, ठीक। तो उसी तरह से जैसे स्मृति नगर में, जैसे ये कहाँ है पूरा, ये इंडिया में, इंडिया के कहाँ, भिलाई में, भिलाई में भी इंडिया कहाँ, सॉरी इंडिया में कौन सी जगह पे, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कहाँ, भिलाई में, भिलाई में भी कहाँ, स्मृति नगर में। तो इस तरह से मैंने एड्रेस दिया। उसी तरह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो उनका पूरा बायोडाटा पूरा बता देते हैं, एक तरह से उनका पूरा एड्रेस बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है उस एटम में, उसकी एनर्जी क्या है, सब चीज, सारी इंफॉर्मेशन जो है क्वांटम नंबर देते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। It will not be wrong say that they all tell us the address of the electron। जो मैंने आपको बताया कि ये जो होते हैं वो पूरा उसका एड्रेस ही बता देते हैं, दैट इज लोकेशन बता देते हैं, उसकी एनर्जी, द टाइप ऑफ ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल में है, एंड द ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में कैसा है, ये पूरा आपको क्वांटम नंबर्स के हेल्प से पता चल जाता है। तो क्वांटम नंबर्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन आपको समझ आई होगी कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। क्वांटम नंबर जो होते हैं वो सेट्स होते हैं 4 नंबर्स का, और ये जो 4 नंबर के सेट्स होते हैं वो हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। और ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसके और भी बहुत सारे नाम है, जब मैं इसका डिस्कशन करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। एजीमुथल क्वांटम नंबर L, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ML, और लास्ट इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 हमारे पास मेन क्वांटम नंबर होते हैं जिसके हेल्प से आप उस इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशंस बता सकते हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जान जाएंगे कि वो किस ऑर्बिटल में है, किस सब शेल में है, उसकी एनर्जी कितनी है, साइज क्या है उस शेल का, सभी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमें इस शेल्स के बारे में बताता है, ये सबसे मेन क्वांटम नंबर है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिस टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ शेल्स, ये एनर्जी बताते हैं। डिटरमाइंस द साइज डिटरमाइन करते हैं शेल की, एंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, और साथ में उस ऑर्बिटल की, उस शेल की जो एनर्जी बताएंगे हमें। देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज, और इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं, ठीक। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो हमें उस इलेक्ट्रॉन किस शेल में है ये बताएंगे। मेन इनका काम यही है, सबसे मेन जो काम है इनका, जो मेन इंफॉर्मेशन ये देंगे, ये यही बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है किस मेन शेल में प्रेजेंट है। शेल मीन्स KLMN, ठीक है। और इनकी जो वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इनसे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है ये देखते हैं। पहला, इट टेल्स अबाउट द शेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। तो ये बताते हैं हमें मेन, सबसे इनसे यही सबसे पहली इंफॉर्मेशन मिलती है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल से बिलोंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है, यही है बताते हैं। शेल मीन्स ऑर्बिट, ओके, शेल ऑर्बिट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बिलोंग्स टू द फर्स्ट शेल। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए आपको लिखा है n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास सामने लिखा है क्वेश्चन में n इज इक्वल्स टू 1, मीन्स n की वैल्यू 1 है, आप तुरंत देखते ही समझ जाइए कि n की वैल्यू 1, यानी कि ये फर्स्ट शेल से बिलोंग कर रहा होगा। इसी तरह से यदि n की वैल्यू कितनी दे रही है, 3 दी हुई है, तो इसका मतलब ये है फर्स्ट सेकेंड थर्ड शेल से बिलोंग कर रहा होगा। बिलोंग्स टू थर्ड शेल अराउंड द न्यूक्लियस। नाउ दी शेल आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। तो ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ शेल होते हैं उनको हम लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? KLM और N लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N की वैल्यू अगर 1 है तो शेल कौन सा होगा? फर्स्ट शेल और K शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो शेल होगा सेकेंड शेल, और जिसे हम L से डिनोट करते हैं, L शेल बोलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 3 तो शेल जो होगा वो थर्ड शेल होगा, और वो थर्ड शेल, और उसको किससे डिनोट किया जाएगा? M से। नेक्स्ट है फोर्थ। अगर 4 है आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, तो उसका मतलब क्या है कि कौन सा शेल है? फोर्थ शेल और N शेल। क्लियर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू विच शेल। तो इलेक्ट्रॉन किस सेल से बिलोंग करते हैं यही हमें पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ठीक है। और भी इंफॉर्मेशन देते हैं, बट आपको मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको दिखा 1 2 3 4 या जो भी, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए इस शेल से बिलोंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कि इस शेल से, इस फर्स्ट शेल से बिलोंग कर रहा है, या सेकेंड शेल से, थर्ड शेल से, फोर्थ शेल से, किस शेल से बिलोंग कर रहा है, ये तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि अगर यहाँ n इज इक्वल्स टू 4 है मतलब ये इलेक्ट्रॉन जरूर फोर्थ शेल में प्रेजेंट होगा। अगर n इज इक्वल्स टू 5 है मीन्स इलेक्ट्रॉन जरूर फिफ्थ शेल में प्रेजेंट होगा, ठीक। KLMN होता है, वैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे, सो ऑन। तो ये क्लियर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, आपको एकदम ध्यान से समझते हैं, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर के आप इस लेक्चर को देखिए, और एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको वो क्वांटम नंबर पूरा ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू विच शेल। तो इलेक्ट्रॉन जो है किस शेल से बिलोंग करेगा ये हमें किससे पता चलने वाला है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ठीक। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली, क्योंकि जो हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स होते हैं, हमारे पास ऐसा नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स है, इतने सारे एलिमेंट्स, उनके एटम, तो सभी एटम में बहुत से इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना चाहें तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे ना कि वो किस शेल से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से
तो यहाँ पर शेल कैसे पता चलेगा? उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। हम जब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो बनने लगेंगे। अभी आप सिर्फ ये जानिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? शेल्स बताता है, इलेक्ट्रॉन किस शेल से बिलोंग कर रहा है। ठीक, अगर वैल्यू 1 है तो फर्स्ट शेल के शेल, एकदम आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 1 मीन्स के शेल, 2 मीन्स एल शेल, 3 मीन्स एम, 4 मीन्स एन शेल। ठीक है, क्लियर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्लियर। देखिए अब ये तो इसका मेन था कि टेल्स अबाउट द शेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स किस शेल से बिलोंग करते हैं ये इंफॉर्मेशन देना इस शेल का मेन काम था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमें नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन देता है? इट स्पेसिफाइज द साइज ऑफ द शेल। ये हमें जो शेल्स हैं उनकी साइज भी स्पेसिफाई करता है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ओके, फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज एंड वैल्यूज ओनली डिटरमाइन द साइज ऑफ द शेल। With the increases in the principal quantum number, the size of the shell also increases. तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होते जाती है, वो शेल्स का साइज जो है वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। साइज ऑफ ऑर्बिटल, सॉरी, साइज ऑफ शेल है, साइज ऑफ ऑर्बिट है ये, ओके, साइज ऑफ ऑर्बिट और शेल is directly proportional to principal quantum number। तो साइज भी बताते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना इंक्रीज होते जाएगी उसकी वैल्यू जितनी बड़ी होते जाएगी। देखिए जैसे कि ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, न्यूक्लियस के पास कौन सा रहता है? फर्स्ट शेल, के शेल। यहाँ पर देखिए फिर जब एल शेल आएगा तो ये देखिए के शेल जो है, के शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी? 1, एल शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी? 2। तो यहाँ देखिए जैसे ये 2 सेकेंड शेल आया उसकी साइज इंक्रीज हो गई। अब जो थर्ड शेल आएगा वो और बड़ा होगा, फोर्थ शेल आएगा वो और भी बड़ा होगा, फिफ्थ शेल जो आने वाला है वो और भी बड़ा होगा। तो इस तरह से जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होते जाती है, मीन्स 1 2 3 4 जैसे ये इंक्रीज होते जाते हैं उनके शेल का साइज भी इंक्रीज होते जाता है। ठीक, तो इट स्पेसिफाइज द साइज ऑफ द शेल। दिस मीन्स दैट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इंक्रीजेस, साइज ऑफ द शेल increases, therefore the electron will be away from the nucleus। और इस तरह से हमें ये भी बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कितना दूर है। जैसे कोई अगर इलेक्ट्रॉन के शेल में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के पास में है, ज्यादा अट्रैक्ट करके रखा है न्यूक्लियस ने उसको। अगर इलेक्ट्रॉन इस थर्ड शेल में आ गया, मतलब के एल एम शेल में आ गया, तो यहाँ देखिए न्यूक्लियस और इस एम शेल के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ गया, यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ गया। और अगर वो फोर्थ शेल में आ गया, मैंने एन शेल में आ गया, तो और ज्यादा डिस्टेंस हो गया। फिफ्थ शेल में आ गया तो और ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर ये हमें साइज भी बताता है और साथ साथ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर? तो जैसे जैसे एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, साइज ऑफ द शेल इंक्रीजेस एंड ऑल्सो टेल्स द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। ओके, क्लियर? साइज ऑफ द ऑर्बिट, साइज ऑफ द ऑर्बिट क्लियर है, शेल्स क्लियर है कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होते जाएगी, ठीक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगी, मींस 1 2 3 4 5, तो ये इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज हुई तो इसका मतलब ये है कि जो शेल्स हैं, ठीक, जो शेल्स हैं जिनको हम ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, उनकी साइज भी इंक्रीज होते चले जाएगी, ठीक, और उनकी साइज इंक्रीज होते गई। तो सपोज कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में है तो न्यूक्लियस और उसके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? फर्स्ट वो शेल बताएंगे, दूसरा साइज ऑफ द शेल बताएंगे और डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट है ये भी वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? सबसे छोटा साइज किसका होगा? के शेल का। के शेल से बड़ा साइज किसका होगा? एल का। एल से बड़ा किसका होगा? एम, और एम से बड़ा किसका? एन। ठीक, इतना क्लियर आपको?
सेकेंड पॉइंट क्लियर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का? ओके ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है इट टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ द शेल। तो ये एक मिनट, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एनर्जीज भी बताते हैं फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलोन डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ द शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ये क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हम उनका एनर्जी भी जान सकते हैं कि उस शेल की एनर्जी कितनी है। तो आपको फॉर्मूला तो याद होगा, ई वाला इज इक्वल्स टू करके हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग देयरफॉर लार्जर इज द डिस्टेंस ऑफ द शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हायर विल बी द एनर्जी। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें जो एनर्जी भी बताते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेल्स है उनके लिए एनर्जीज भी बताएंगे कि उनकी एनर्जी कितनी होती है। और इससे हमें पता चलता है कि ये जो एनर्जीज हैं, ठीक, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी जो होती है, जैसे जैसे क्वांटम नंबर इंक्रीज होती जाती है उसकी एनर्जी भी बढ़ते चले जाती है। हमने जब बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल्स के लिए एनर्जी की वैल्यू निकाली थी, तब भी वहाँ हमने देखा था कि एनर्जीज जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। पहले -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था, फिर बाद में और ज़्यादा हो गया था, फिर ऐसे होते होते बढ़ते चले गया था। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होते जाती है, वहाँ जो एनर्जी लेवल्स की एनर्जी भी होती है वो भी इंक्रीज होते जाती है। तो ये आपको समझ आए कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है उसके अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक जो स्पीशीज होते हैं उनके लिए उनके एनर्जी लेवल्स जो होते हैं ऑर्बिट्स, उनकी एनर्जी भी जान जाते हैं, उनकी एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था उनकी एनर्जी का, En इज इक्वल्स टू -RH 1/n स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पर जैसे जैसे n की वैल्यूज जो है वो इंक्रीज होते जाएंगी, मींस 1 2 3 4, तो जैसे जैसे n की वैल्यूज इंक्रीज होते जाएंगी एनर्जी की वैल्यूज भी क्या होते जाएंगी, इंक्रीज भी होते जाएंगी। क्यों आप सोच रहे होंगे कि ये तो इसके एंटी प्रोपोर्शनल है, तो फिर ये कम हुआ तो ये बढ़ना चाहिए, ठीक, या ये बढ़ रहा है तो ये कम होना चाहिए, नहीं, बट यहाँ आप देखिए सामने में माइनस है, तो माइनस है, इस वजह से यहाँ पर जो भी छोटी से छोटी वैल्यू आएगी, मतलब जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। अगर मैं सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए कैलकुलेट करूंगी तो इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो -13.6/4 का 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा पॉइंट थीटा, तो ये 136, तो कितने टाइम्स में चले जाएगा 3 और ये 6, तो यहाँ पर इस पॉइंट की वजह से 0 3.4, तो ये सेकेंड एनर्जी लेवल कितना आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला मैंने कैसे यूज किया ये मैंने आपको बताया था, बोर्स मॉडल न्यूमेरिकल्स बता रहे थे उस टाइम पर। तो यहाँ देखिए फर्स्ट एनर्जी लेवल, ठीक, एक रुकिए आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं रूल्स, ठीक है। ओके, एनर्जी लेवल्स के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, जो मुझे सबसे इजी लगता है फॉर्मूला ये वाला -13.6/n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे तो बहुत से इसको डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट हम उनके यहाँ पर वैल्यूज लिखते हैं, मुझे सबसे इजी ये वाली फॉर्मूला लगती है जिससे बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है, अगर मैं फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, मीन्स n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, तो ये एनर्जी कितनी आ जाएगी फर्स्ट एनर्जी लेवल की, -13.61 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -13.6। अगर मैं सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए करना चाहूँ यानी कि n इज इक्वल्स टू 2, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी सेकेंड एनर्जी लेवल की, -13.6/2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो अभी हमने जब इसको डिवाइड किया था तो कितने बार में गया था ये, शायद -3.4 टाइम्स में ये गया था, ठीक। तो यहाँ पर देखिए E1 की वैल्यू कितनी हुई -13.6, E2 की वैल्यू कितनी हुई -3.4। E1 मीन्स K शेल, E2 मीन्स
एल शेल। ठीक, तो यहाँ देखिए ये वैल्यू आपके माइनस में, आप जानते हैं कि जैसे जैसे माइनस के साइन के साथ वैल्यू बड़ी होती जाती है, उसका जो मान होता है बोलना चाहिए वो छोटा होते चले जाता है, यानी कि -1 और -2 इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? इन दोनों में से बड़ा होगा -1। आई होप ये आप जानते होंगे। तो इसी तरह से -13.6 और -3.4 में से जो बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? -3.4 होती, क्योंकि जैसे ही नंबर्स के सामने माइनस लगता है वो पूरा ही चेंज हो जाता है। ठीक है, वो जैसे ही माइनस के साथ हम लिखते चले जाएंगे वो वैल्यूज और कम होती चली जाती है, बड़ी वैल्यूज छोटी हो जाती है, छोटी वैल्यूज जो होती है वो बड़ी हो जाती है। ये आपको आई होप आपको ये पता होगा। तो जैसे इवन के लिए हमने निकाला तो -13.6 आया, मतलब ये बहुत छोटा हो गया है, एनर्जी की वैल्यू क्या कम है। E2 -3.4 है, यानी यहाँ पर एनर्जी की जो वैल्यू है वो बड़ी है। तो यहाँ आपने देखा कि मैं जैसे जैसे एनर्जी की एन की वैल्यू इंक्रीज करते गई, एनर्जी भी इंक्रीज होते गई उस लेवल की। तो ये जो फॉर्मूला ये सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, मींस जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कंटेन होता है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। और बाकी एन जो है वो एन की वैल्यूज से जो डिफरेंट, जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज नहीं है, उनके लिए ये अप्रोक्सीमेट एनर्जी बताते हैं। क्लियर? तो इतना क्लियर हुआ आपको कि इट टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ द शेल। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एन की वैल्यूज जो है वो हमें उस शेल की एनर्जी भी बताती है। और जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होते चले जाती है, एनर्जी भी इंक्रीज होते चले जाती है। ठीक, यहाँ पर लिखा है ना, लार्जर इज द डिस्टेंस ऑफ द शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, यानी कि जितना ज्यादा एन की वैल्यू होगी हायर विल बी इट्स एनर्जी, और उसकी एनर्जी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? और जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज नहीं है उनके लिए ये अप्रोक्सीमेट एनर्जी बताती हैं कि इतनी एनर्जी होगी। तो अगर हम देखें तो के शेल की एनर्जी कम है, उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है? एल शेल की। एल शेल से एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? एम और सबसे ज्यादा एन शेल की। ठीक, इसी तरह से आगे के एल एम एन ओ भी आता है। तो ये हमें क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ द शेल। ठीक, क्लियर? ओके, जो फोर्थ इंफॉर्मेशन है इनसे हमें मिलती है, इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट अ शेल कैन अकोमोडेट इज 2n²। और इसके साथ ही n की वैल्यू अगर हमें पता है किसी शेल के लिए, तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक, किस फॉर्मूले से? 2n² से। देखिए जैसे कि फर्स्ट शेल है n = 1, तो वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। अगर n = 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 8। अगर n = 3 तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18। और n = 4 तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 32। इस तरह से अगर n की वैल्यूज और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस पर हम एक टेबल अगर यहाँ बना दें तो n की वैल्यू अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जाएंगे उस शेल में? 2। n की वैल्यू अगर 2 है मीन्स सेकेंड शेल है, 1 मीन्स फर्स्ट मीन्स के शेल, 2 मीन्स सेकेंड शेल मतलब के एल, थर्ड शेल के एल एम, और फोर्थ शेल यानी कि एन शेल। ठीक, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, सेकेंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32। तो ये जो सारे इंफॉर्मेशन है वो हमें किससे मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के थ्रू। क्लियर? तो चलिए अब फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें सबसे पहले क्या बताते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें सबसे पहले शेल्स के बारे में बताते हैं कि शेल इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स विच शेल, इलेक्ट्रॉन किस शेल से बिलोंग कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है n से, और इनके वैल्यूज जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको 4 मिलती है, यानी कौन सा शेल? फोर्थ शेल, एन शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 2 है मींस एल शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 1 है तो कौन सा शेल? के शेल। क्लियर?
सेकेंड उन्होंने बताया कि इट टेल्स द साइज ऑफ द ऑर्बिटल। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होते जाती है, साइज जो है वो भी इंक्रीज होते जाता है। एज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, साइज ऑफ द ऑर्बिट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक, नेक्स्ट उन्होंने बताया एनर्जी के बारे में। तो जैसे यहाँ भी एनर्जी वैल्यू जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जैसे इंक्रीज होते जाती है 1 2 3 4 जैसे जैसे इंक्रीज होते गई, तो उसके ही अकॉर्डिंग जो शेल्स होते हैं, हमारे जो ऑर्बिट्स होते हैं KLMN, उनकी भी एनर्जी इंक्रीज होते चले जाती है। नेक्स्ट उन्होंने बताया इट टेल्स अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट अ शेल कैन एकोमोडेट इज 2n²। तो किसी शेल में मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, ये भी हमें किससे पता चल सकता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। फॉर्मूला क्या है, 2n²। आप इसे ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला को आप अपने दिमाग में रखेंगे कि मैक्सिमम नंबर हम किससे पता करते हैं, 2n² से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्लियर हो गया आपको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल, इसके बहुत सारे नाम है। फर्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकंड है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, नेक्स्ट सब्सिडरी और सेकेंडरी क्वांटम नंबर L। तो 4 नाम है इसके, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल l से। क्लियर, नाम याद हो गया आपको, बहुत ही नया सा नाम है आपके लिए, एजीमुथल। ठीक, तो इसका नाम क्या है सेकेंड क्वांटम नंबर का, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक, और क्या क्या नाम है इनके, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, थर्ड है सब्सिडरी, नेक्स्ट है सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम, L से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये हमें इस क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी ही क्यों, हमें तो शेल्स पता चल गए किस शेल में है। ठीक, तो अब हमें ये मतलब आया कहाँ से, लोगों ने सोचा कैसे, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में सोचा कैसे। वो तो शेल्स हमें पता थे, बोर्स मॉडल में जो KLMN था उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया। ठीक, लेकिन ये एजीमुथल क्यों आया, क्या जरूरत थी, तो जरूरत थी, बिल्कुल जरूरत थी, तभी तो कुछ चीज की जरूरत होती तभी वो इन्वेंट होता है, डिस्कवरी होती है। तो ये आया इसलिए कि जब किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी एलिमेंट के एटम्स में के लिए जब हम लाइन स्पेक्ट्रा ले रहे थे, तो लाइन स्पेक्ट्रा में जो मेन लाइंस मिलती थी, जैसे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपने देखा था बामर सीरीज में हमें H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा लाइंस मिली थी, ये मेन लाइंस हो गई। तो ये जो मेन लाइंस होती हैं उसके साथ साथ कुछ हमें फाइन लाइंस भी मिल रही थी, मतलब जो मेन लाइंस है उसके साथ हमें बहुत ही शार्प फाइन लाइंस भी मिल रही थी। तो अब ये मिल तो गई, अब ये एक्सप्लेन कैसे किया जाए, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने बताया हमें, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और हमें बताया कि एक ही शेल में, एक ही सेम शेल में जिसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे कि एल शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इन जो 8 इलेक्ट्रॉन्स उस एल शेल में प्रेजेंट होंगे, तो जिनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी। ठीक, तो एक ही शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है, यानी कि इनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम है, यानी वो उसी शेल में प्रेजेंट है, सेकेंड शेल में ही प्रेजेंट है, बट इनकी एनर्जीज जो होती है, जो लेवल की एनर्जी वही उनकी एनर्जी, तो बट जो इलेक्ट्रॉन्स है सबकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा था। उन्होंने बोला कि जो सेम शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है, और इसके साथ ही उनका जो पाथ होता है जिसमें वो रोटेट करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो भी डिफरेंट होता है, ये इलिप्टिकल होता है बोला उन्होंने। तो इसलिए उन्होंने बताया कि जो शेल होता है, वो शेल जो है वो सब शेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक, जो शेल सब शेल में डिवाइड हो जाता है। लाइक आपका क्लास है 11th, ठीक, आप सभी 11th चले गए, अब 11th क्लास में जाकर के क्लास पूरा 11, लेकिन क्लास में वहां पर कोई मैथ्स ले लिया, कोई बायो ले लिया, कोई कॉमर्स ले लिया, तो ये इस तरह से सब शेल्स में बढ़ गया क्लास 11th। आप सभी क्लास 11th के स्टूडेंट है, बट कोई होगा वो मैथ्स का स्टूडेंट होगा, कोई बायो के स्टूडेंट्स होंगे, कोई कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, तो ये क्या हो गया, सब सेल हो गए।
जैसे कि छोटे क्लासेस में 10th क्लास में चले गए तो हमारे स्कूल में ऐसा ही होता था ना कि एक क्लास है उसमें बहुत से सेक्शंस होते थे, ठीक है, 3-4 सेक्शंस तो बन ही जाते थे। तो वो सब तो क्लास 10th में है ना, लेकिन क्लास 10th के डिफरेंट सेक्शंस में है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सेम शेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन शेल जो होता है वो आगे चल के सब शेल्स में डिवाइड हो जाता है। जिस तरह से क्लास 10th डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड हो गया ABCD में, उसी तरह से ये जो शेल्स होते हैं वो डिफरेंट सब शेल्स में भी डिवाइड हो जाते हैं। और इन्हीं सब शेल्स में डिवीजन की वजह से जैसे जैसे नंबर ऑफ सब शेल्स इंक्रीज होते चले जाते हैं, वैसे वैसे वो जो फाइन लाइंस का नंबर होता है वो भी इंक्रीज होते जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जंप करते रहते हैं इन सब शेल्स में। क्लियर? इसकी वजह से आया एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसी एजीमुथल क्वांटम नंबर की मदद से हम नंबर ऑफ सब शेल्स जानते हैं कि किस शेल में कितना सब शेल प्रेजेंट है। ठीक, और ये जो सब शेल का कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर में रोटेट ना करके इलिप्टिकल में रोटेट कर रहा है, ये हमें बताया था सोमरफेल्ड ने। क्लियर हुआ आपको? क्या हो रहा था यहाँ पर कि जब हम लाइन स्पेक्ट्रा ले रहे थे तो लाइन स्पेक्ट्रा में मेन लाइन के साथ साथ कुछ फाइन लाइंस भी मिल रही थी। अब इन्हें एक्सप्लेन किया गया साइंटिस्ट के थ्रू। तो साइंटिस्ट ने बताया कि जो ऑर्बिट होते हैं, जो शेल्स हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं होती है और ना ही वो सेम पाथ पर रोटेट करते हैं। उनका पाथ भी डिफरेंट होता है जिसमें वो रोटेट करते हैं, और उसके साथ ही उनका एंगुलर मोमेंटम भी डिफरेंट होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो शेल्स हैं वो आगे चल के सब शेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है इन सब शेल्स में जंप करते रहते हैं, और इन्हीं जंपिंग की वजह से हमें उस मेन लाइन के साथ कुछ फाइन लाइंस भी मिलती हैं। क्लियर? और यही जो नंबर ऑफ सब शेल्स है, किसी शेल में कितने सब शेल प्रेजेंट है, ये हमें पता चलता है एजीमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू। क्लियर? इतनी कहानी क्लियर आपको? एकदम अच्छी कहानी कि ऐसा होना चाहिए था। मेन लाइन मिल रही थी, मेन लाइन के साथ अब क्या मिलने लग गई, कुछ फाइन लाइंस भी मिलने लग गई। अब फाइन लाइंस क्यों मिल रही थी? क्योंकि जो एक शेल होता है उस शेल्स में इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी एनर्जी इक्वल नहीं होती, डिफरेंट एनर्जी होती है, और साथ ही वो डिफरेंट पाथ पर, ये सर्कल इलिप्टिकल, ओके, देखिए ये सर्कुलर पाथ की जगह वो इस तरह से, ये ऐसे इलिप्टिकल पाथ में जो है वो रोटेट करने लग गए थे, और इस रोटेशन के साथ ही उनका एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो गया। ठीक, ये सर्कल में कर रहे हैं तब एंगुलर मोमेंटम कुछ, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कुछ। ठीक, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा था, साइंटिस्ट ने बोला कि एक एनर्जी लेवल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो शेल्स हैं वो आगे डिफरेंट सब शेल्स में डिवाइड हो जा रहे हैं, जैसे कि क्लास 10 डिवाइड हो गया डिफरेंट सेक्शंस में। ठीक, और इन्हीं सब शेल्स को किसके थ्रू पता लगाया जाता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। आपको ये पता है कि K, L, M, N, O, P ये सारे शेल्स है हमारे पास, लेकिन ये शेल्स के अंदर कौन प्रेजेंट है? सब शेल्स प्रेजेंट है। ये शेल्स जो है वो अंदर डिवाइड हो जा रहे हैं सब शेल्स में। ठीक, तो इन्हीं की हेल्प से फिर बोला गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने सब शेल्स में जंप करते हैं, और जंप करने की वजह से ही हमें उस मेन लाइन के साथ कुछ फाइन लाइंस भी मिलती हैं, और एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो हमें सब शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या देते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये क्लियर है ना? एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं। फर्स्ट, द नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन द मेन शेल। तो मेन शेल में कितने सब शेल्स प्रेजेंट है ये हमें पता चलता है किससे? एजीमुथल क्वांटम नंबर से। सेकेंड, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सब शेल, और उसके साथ मैंने आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या है वो भी हमें पता चलेगी किससे? एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी L की वैल्यू से। नेक्स्ट, द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द वेरियस सबशेल। जो बहुत डिफरेंट सब शेल्स मैंने आपको पढ़ाया था,
तो जस्ट ब्रीफ में ही आपको बताया था कि 4 सबशेल्स होते हैं SPDF, तो वही उनकी वेरियस एनर्जीज क्या क्या होती हैं. द शेप ऑफ द वेरियस सबशेल प्रेजेंट विद इन द सेम प्रिंसिपल शेल. एक ही प्रिंसिपल शेल में कितने सबशेल्स प्रेजेंट हैं और उन डिफरेंट सबशेल्स की शेप्स क्या है ये भी हमें पता चलती एजिमुथल क्वांटम नंबर से. तो इनका मेन काम क्या है, इनका मेन इंफॉर्मेशन क्या देते हैं हमें, सबशेल्स बताते हैं कि एक शेल में, एक प्रिंसिपल शेल में कितने सबशेल प्रेजेंट है. सेकंड, उस सब शेल में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बताते हैं, एंगुलर मोमेंटम. थर्ड, उनकी रिलेटिव एनर्जी, सब शेल्स की रिलेटिव एनर्जीज पता चलती है हमें एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या एजिमुथल क्वांटम नंबर से. लास्ट, द शेप्स ऑफ द डिफरेंट सब शेल्स, जो डिफरेंट सब शेल्स हैं उन सब शेल्स की शेप पता चलती है. ठीक है, जैसे शेल के लिए बोला गया कि शेल जो है, शेल मीन्स KLMN, जो शेल है वो सर्कुलर है तो वो सर्कल उसका शेप हो गया. तो उसी तरह से जो हम सब शेल्स पढ़ने वाले हैं, ये जो सब शेल्स होते हैं उनका भी शेप जो होता है वो डिफरेंट होता है. क्लियर? क्या क्या बताते हैं, सबशेल बताएंगे, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सबशेल प्रेजेंट इन अ प्रिंसिपल शेल. सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम. थर्ड, रिलेटिव एनर्जीज. फोर्थ, शेप्स. ओके, अब ये निकलता कैसे, ये तो पता चल गया कि ये इतना सारा इंफॉर्मेशन देते हैं, बट ये आता कैसे है देखते हैं. दिस क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर N. ओके, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ N it can have any integral value ranging from 0 to n-1. तो L की वैल्यू जो होती है एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर. ठीक, और N की वैल्यू के लिए फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ N, L can be ranging from 0 to n-1. ठीक, L की वैल्यू, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है N की वैल्यू पर. यानी कहां से स्टार्ट होती है एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 और कहां पर खत्म होती है n-1. चलिए निकालते हैं वैल्यूज. ठीक, ओके, तो फॉर a given value of N, L can be ranging from 0 to n-1. ओके, चलो अगर हम सबसे पहले N की, हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज है, N की वैल्यूज मीन्स 1 2 3 4 ये ना, तो फॉर N इज इक्वल्स टू 1, अगर N की वैल्यू क्या है, फॉर N इज इक्वल्स टू 1, तो N इज इक्वल्स टू 1, तो L की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 0 से, तो L की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 to n-1, तो 0 to n-1, तो 0 to 1-1, यानी फॉर n is equals to 1, L have only one value. ठीक, फॉर n is equals to 1, L can have only one value, 0. ओके, अब n is equals to 2 के लिए निकालते हैं. फॉर if n is equals to 2, तो L कितना, 0 to n-1, तो 0 to n-1 यानी कि 0 to n की वैल्यू कितनी, 2, 2 minus 1, तो 0 to 1, 0 to 1, तो 0 to 1 में कौन सुन जाएगा, 0 आएगा और 1 आएगा. तो फॉर n इज इक्वल्स टू 2, तो n अगर n की वैल्यू अगर 2 है तो हमारे पास L के दो वैल्यूज मिले.
कौन कौन से 0 और 1. For n is equals to 2, L can have two values 0 and 1. Okay, if n is equals to 3, तो L कितने होंगे 0 to n minus 1 means 0 to 3 minus 1. 0 to 3 minus 1 means 0 to 2. Okay, TW वाला 2. तो 0 to 2 यानी 0, 1, 2. 0 to 2 मतलब 0 से लेके 2 तक के नंबर. ठीक है, 0 से लेके 2 तक के नंबर. वहां पर 0 और 2 के बीच में 1 भी तो आता है. यहाँ L की कितनी वैल्यूज हो गई? 3 वैल्यूज. So for n is equals to 3, L can have 3 values. 3 values कौन कौन से? 0, 0, 1, 2. नेक्स्ट देख लेते हैं. फॉर n इज इक्वल्स टू 4, तो L की वैल्यू कितनी? 0 to n minus 1. 0 to n minus 1 का मतलब क्या? 0 to 4 minus 1. 0 to 4 minus 1 means 0 to 3. 0 to 3 means 0 से लेके 3 तक के नंबर्स, यानी 0, 1, 2, 3. तो फॉर n is equals to 4, L can have 4 values. 4 values कौन कौन से? 0, 1, 2, 3. तो यहाँ पर हमने देखा L के हमने डिफरेंट वैल्यूज निकाल लिए. तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ L रिप्रेजेंट डिफरेंट सबशेल्स. तो यहाँ पर L की हमारे पास जो डिफरेंट वैल्यूज आए हैं मींस जब हमने L इज इक्वल्स टू, यहाँ टेबल बना लेते हैं एक. ये n की वैल्यू, ये L की वैल्यू. तो यहाँ जब मैंने n इज इक्वल्स टू 1 रखा तो L की वैल्यू 0 है. n इज इक्वल्स टू 2 रखा तो 0 और 1. 3 रखा तो 0, 1, 2. 4 रखा तो 0, 1, 2, 3. तो यहाँ पर हमारे पास देखिए n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए L के भी डिफरेंट वैल्यूज आए. तो ये डिफरेंट वैल्यूज जो होती हैं L की, तो ये जो डिफरेंट वैल्यूज हैं L की, ये रिप्रेजेंट करती हैं शेल्स को. तो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ L रिप्रेजेंट डिफरेंट सबशेल्स. ओके, तो ये जो हमारे पास L की वैल्यू 0 आई है, 1 आई है, फिर 2, फिर 3, ये जो डिफरेंट वैल्यूज आई हैं वो डिफरेंट वैल्यूज एक सब शेल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, डिफरेंट सब शेल्स. ओके, तो यहाँ पर अगर हमारे पास L की वैल्यू जो है ये L सबशेल. ओके, तो अगर L की वैल्यू कितनी है? 0, यानी सबशेल कौन सा? S सबशेल. L की वैल्यू 1 तो सबशेल P. L की वैल्यू 2 तो सबशेल D. L की वैल्यू 3 तो सबशेल F. क्लियर? तो ये जो N की वैल्यूज से हमने L की वैल्यूज निकाली. तो L की जो डिफरेंट वैल्यूज आई वो हर एक वैल्यू एक सबशेल को रिप्रेजेंट कर रही है. आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 आया. ठीक, तो ये 0, 1, 2, 3 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सबशेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. 0 मीन्स S सबशेल, 1 मीन्स P सबशेल, 2 मीन्स D सबशेल, वैल्यू 3 आई यानी कि F सबशेल. क्लियर? अगर L की वैल्यू 0 तो कौन सा सबशेल है? S सबशेल है. L की वैल्यू 1 तो सबशेल P. L की वैल्यू 2 तो सबशेल D. L की वैल्यू 3 तो सबशेल कौन सा?
एफ, एस पी डी और एफ। तो ये हमारे पास मेन 4 सबशेल्स होते हैं। इसके अलावा एस पी डी एफ जी और एच 2 सबशेल्स और होते हैं, लेकिन अभी उस पर उतना ज्यादा स्टडी नहीं करना है हमें ये 4 सबशेल्स के बारे में स्टडी करना है। ठीक, तो एल की वैल्यू के अकॉर्डिंग सबशेल्स होते हैं। एल की वैल्यू 0 तो एस सबशेल, एल की वैल्यू 1 तो पी सबशेल, एल की वैल्यू 2 तो डी सबशेल, एल की वैल्यू 3 तो एफ सबशेल। क्लियर? इतना क्लियर हुआ। अब यहां पर देखिए, यहाँ n की वैल्यू 1 है। ठीक, तो n की वैल्यू, हाँ एक और चीज बतानी थी। अब इन सबशेल्स का नाम SPDF ही क्यों रखा गया? कि कुछ और भी तो रख सकते थे, ABCD जो भी कुछ भी रख सकते थे, बट इनका नाम SPDF ही क्यों रखा गया? क्योंकि ये जो एजिमुथल क्वांटम नंबर्स है, ये हमारे जो मेन लाइंस के साथ शार्प लाइंस मिलती थी स्पेक्ट्रम में जो हमें डिफरेंट शार्प लाइंस मिलती थी, उनको डिस्क्राइब किया जाता था वर्ड शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और एफ फॉर डिफ्यूज्ड और एफ फॉर क्या था, एक सेकेंड, एफ फॉर एक मिनट देखिए, हाँ सॉरी एफ फॉर था फंडामेंटल, भूल गई थी मैं। तो शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल। तो जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट लाइंस मिलती थी हमें, उन डिफरेंट लाइंस को रिप्रेजेंट किया जाता था वर्ड्स शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल। तो ये जो शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल है, इन वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को लेकर के सबशेल्स को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, तो अब यहाँ पर ये हमें पता चल गया कि n इज इक्वल्स टू 1 के लिए l की कितनी वैल्यूज आई? सिर्फ एक वैल्यू। तो एक वैल्यू आई, तो उसमें एक वैल्यू यानी वो कौन सा सबशेल प्रेजेंट है? s सबशेल। ठीक, तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू, l की वैल्यू, n, l, शेल्स, सबशेल और नंबर ऑफ सबशेल। ओके, तो n की वैल्यूज n के लिए, जब n की वैल्यू 1 थी, n इज इक्वल्स टू 1 मीन्स कौन सा शेल? k शेल। तो k शेल के लिए l की कितनी वैल्यूज आई? 0, सिर्फ एक वैल्यू आई। और जब l की वैल्यू 0 है, यानी कौन सा सबशेल? s सबशेल। ठीक, यानी k शेल में कितने सबशेल प्रेजेंट है? सिर्फ एक सबशेल। नंबर ऑफ शेल्स। ओके, जब हमने n इज इक्वल्स टू 2 रखा, n इज इक्वल्स टू 2 मतलब l शेल, l शेल यानी 2 मीन्स l शेल। तो l शेल के लिए l की वैल्यूज कितनी आई थी? 0 और 1। एक 0 मिला था हमें और एक 1। 0 यानी कौन सा सबशेल? S सबशेल। 1 यानी कौन सा सबशेल? P सबशेल। तो नंबर ऑफ टोटल सबशेल्स कितने हुए? 2। यानी कि जो K शेल होता है, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल शेल में सिर्फ एक ही सबशेल प्रेजेंट होता है, कौन सा? S। सेकेंड शेल यानी कि L शेल में, सेकेंड प्रिंसिपल शेल के लिए L की 2 वैल्यूज आई, 0 और 1, यानी सेकेंड प्रिंसिपल शेल हैव 2 सबशेल्स, S सबशेल एंड P सबशेल। ओके, इस और थर्ड जब n की वैल्यू 3 यानी कि कौन सा सबशेल? थर्ड प्रिंसिपल शेल M। तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू आई थी 0, 1 और 2। तो 0 मीन्स कौन सा सबशेल? S, 1 मीन्स P सबशेल और 2 यानी कौन सा सबशेल हो जाएगा? ये D सबशेल। ठीक, तो S, P, D 3 सबशेल प्रेजेंट है किसमें? थर्ड शेल में। अब जब n की वैल्यू हमने कितनी ली? 4। n की वैल्यू मैंने ली 4, यानी कि कौन सा शेल? n शेल। तो n शेल के लिए l की हमारे पास कितनी वैल्यूज आई? 1, 2, 3, 4 वैल्यूज आई। मतलब यहाँ कितने सबशेल? 0 है यानी S सबशेल प्रेजेंट होगा, 1 है यानी P सबशेल प्रेजेंट होगा, 2 है L की वैल्यू यानी D सबशेल प्रेजेंट होगा, 3 है L की वैल्यू तो यानी F सबशेल प्रेजेंट होगा। मीन चौथे शेल में 4 सबशेल
प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये क्लियर हो गया आपको कि जब फर्स्ट शेल यानी के शेल जिसके लिए n की वैल्यू 1 थी, l की सिर्फ एक वैल्यू आई कितनी 0 क्या रिप्रेजेंट करती s सबशेल। तो फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सबशेल प्रेजेंट है, कौन, s सबशेल। सेकेंड शेल यानी कि के l शेल में दो सबशेल प्रेजेंट है s और p। थर्ड शेल में तीन सबशेल्स हैं 0 1 2 यानी s p और d। फोर्थ शेल यानी कि n शेल में 4 सबशेल्स प्रेजेंट हैं s p d और f। ये हमने कैसे निकाला, l की वैल्यू से। तो अगर l की वैल्यू 0 यानी कौन सा सबशेल, s सबशेल। l की वैल्यू 1 मींस p सबशेल। l की वैल्यू 2 यानी d सबशेल। l की वैल्यू 3 मींस f सबशेल। क्लियर, शेल्स में भी क्लियर हो गया आपको कि ये जो n की वैल्यू है, l की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है और उसके अकॉर्डिंग हर एक शेल में डिफरेंट नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट होते हैं। के शेल में सिर्फ 2 सब शेल प्रेजेंट होंगे, सॉरी के शेल में सिर्फ एक ही सब शेल प्रेजेंट होगा s। l शेल में 2 सब शेल प्रेजेंट होंगे s और p। m शेल में 3 सब शेल्स प्रेजेंट होंगे s p d और लास्ट n शेल में 4 सब शेल प्रेजेंट होंगे s p d और f। इतना क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ पे देखिए ये जो सेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, उनको ऐसे लिखा कैसे जाता है। तो एक सब शेल प्रेजेंट है, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है n, तो इसे हम लिखते हैं 1s। ठीक, n इज इक्वल्स टू 2 यानी कि सेकेंड शेल के लिए कितने सब शेल्स आए, 2, s और p। तो इसे हम लिखते हैं 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसमें प्रेजेंट है, ये सेकेंड शेल में, तो इन्हें लिखा जाता है 2s और 2p। थर्ड शेल में आइए, थर्ड शेल में 3 सब शेल्स प्रेजेंट है s p d। ठीक, और ये तीनों कहाँ प्रेजेंट है, थर्ड शेल में। तो थर्ड शेल में तो इनको लिखा जाता है 3s 3p 3d। फोर्थ शेल में आइए, फोर्थ शेल में हमारे पास 4 सब शेल प्रेजेंट है s p d और f। तो s p d f किस में प्रेजेंट है, फोर्थ में। तो फोर्थ में प्रेजेंट है तो इनके सामने हम क्या लिखेंगे, 4s 4p 4d और 4f। तो आई होप आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर क्लियर हो गया होगा। इतना क्लियर, एजिमुथल क्वांटम नंबर क्लियर आपको कि एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो हमें l की वैल्यू बताता है। ओके, सब शेल्स बताता है। तो एक बार फिर से देखिएगा आपके लिए क्विक रिवीजन। ठीक, देखिए कैसे हमने किया, गिवन नंबर ऑफ n, l कैन रैंकिंग फ्रॉम 0 to n-1। जब n की वैल्यू 1 तो 0 to n-1, तो 0 to n-1 मीन्स 1-1, तो यहाँ तो एक ही वैल्यू आई 0। तो फॉर n इज इक्वल्स टू 1 l कैन हैव ओनली 1 वैल्यू 0। n इज इक्वल्स टू 2 तो 0 to 2-1 यानी 0 to 1 यानी सिर्फ 2 ही वैल्यू 0 और 1। अगर 3 रखा मैंने तो 3 वैल्यूज आए 0 to 2 तो 1 2 और 3। अगर मैं n इज इक्वल्स टू 4 रखी तो 0 to n-1 में मेरे पास 3 वैल्यूज आई n 1 2 3। तो यहाँ पर हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया कि n की वैल्यू जब 1 2 3 4 होती है तो हमारे पास l की ये डिफरेंट वैल्यूज कौन कौन सी, 0 से 1 0 1 2 और 0 1 2 3। तो ये जो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, हर एक वैल्यू एक सबशेल को बताती है। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ l रिप्रेजेंट द डिफरेंट सबशेल्स। तो डिफरेंट सबशेल कौन सा, 0 आया तो s, 1 आया तो p, 2 आया तो d, 3 आया तो f। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग ये तो पता चल गया कि s p d f ये सबशेल्स। अब हम देखना है कि किस शेल में कितना सबशेल प्रेजेंट है, यानी k शेल में कितना है, l शेल में कितना, m में कितना और n में कितना। तो n की वैल्यू अगर 1 है यानी k शेल फर्स्ट प्रिंसिपल शेल, तो l की वैल्यू 0 आई, अभी हमने निकाला था ऊपर में। तो सबशेल कौन सा होगा, s सबशेल। उसे डिनोट कैसे करेंगे, 1 से। 1 यहाँ क्यों लगाए, क्योंकि वो फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है। ठीक, तो यहाँ पर सबशेल कितने हो गए टोटल k शेल में, 1। अगर n की वैल्यू कितनी है, 2 मीन्स सेकेंड प्रिंसिपल शेल l शेल। तो l के लिए n इज इक्वल्स टू 2 के लिए
एल की कितनी वैल्यूज आई, 0 और 1, तो 0 और 1 आया मीन 0 आया एस सबशेल और 1 आया पी सबशेल, तो 2 सबशेल प्रेजेंट हुए एल में। थर्ड है एन की वैल्यू 3 मीन्स एम शेल के लिए एल की कितनी आई, 0 1 2, 3 वैल्यूज आई, 3 वैल्यूज, 0 मीन्स एस सबशेल प्रेजेंट है, 1 यानी कि पी सबशेल प्रेजेंट है और 2 मीन्स डी सबशेल प्रेजेंट है। ठीक, तो एल में कितने हुए, 3 सबशेल, n इज इक्वल्स टू 4 यानी कि n सबशेल, n सबशेल में 1 2 0 1 2 3 यानी कि 4 सबशेल्स प्रेजेंट है। ये क्लियर हुआ आपको कि K shall have only one subshell as subshell. K L shall have 2 subshells S or P. Okay, S and P. M shall have 3 subshells S, P and D. N shall have 4 subshells S, P, D and F. Clear? इतना क्लियर हुआ, देखते हैं। तो चलिए इसे ये क्लियर हो गया, अब हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो डायग्राम देखते हैं। शूट, सॉरी, पूरा क्लियर हो गया है, ओके, बचा है, मैं तो डर गई थी। ठीक, डायग्राम के हेल्प से देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट शेल, तो फर्स्ट शेल में ये रहा हमारा फर्स्ट शेल, ठीक, ये n इज इक्वल्स टू 1 यानी कि K शेल, K शेल में सिर्फ एक सब शेल प्रेजेंट है S। अब आया n इज इक्वल्स टू 2, तो n इज इक्वल्स टू 2 यानी L, तो वहां पे 2 सब शेल प्रेजेंट है, एक S और एक P, ये S और ये रहा P। n इज इक्वल्स टू 3 यानी कि M सब शेल, तो यहाँ पर 3 सब शेल्स प्रेजेंट है हमारे पास, कौन कौन से, S, P एंड D। जब n इज इक्वल्स टू कितना, 4 यानी कि n शेल के कितने सब शेल्स प्रेजेंट है हमारे पास, 4। ये रहा S, P, D और F। ठीक, तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि n की वैल्यू जितनी है किसी शेल के लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी है उतनी ही उसमें सब शेल्स प्रेजेंट है। जैसे यहाँ n की वैल्यू 1 तो सिर्फ एक सब शेल प्रेजेंट है, L के लिए n की वैल्यू 2 तो सिर्फ 2 सब शेल है, n की वैल्यू 3 तो सिर्फ M शेल में 3 सब शेल्स है, n की वैल्यू 4 तो यहाँ पे सिर्फ 4 सब शेल्स है। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब देखते हैं, हम फिर से अपने स्लाइड्स में चलते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर इतना कर लिया था हमने, यहाँ से देखते हैं। Thus, in general, the number of subshell present in any principal shell is equal to the number of the principal shell or the principal quantum number। यह भी देख लिया हमने कि किसी शेल में जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है किसी शेल के लिए, उतने ही उसमें सबशेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फर्दर the energies of the different subshell present within the same principal shell are found to be in order। तो मैंने आपको बताया था कि एक ही शेल में जो सब शेल्स होते हैं उन सब शेल्स की एनर्जी भी डिफरेंट होती है, तो ये इस ऑर्डर में मिला है S, P, D and F। तो S की एनर्जी सबसे कम है, P की उससे ज्यादा, D की उससे ज्यादा और F सब शेल की एनर्जी सबसे ज्यादा। An electron in the S subshell has lower energy than that in the P subshell। क्लियर इतना? तो इन्होंने सबशेल भी बताया, फिर उन्होंने बोला था रिलेटिव एनर्जी, तो रिलेटिव एनर्जीज भी एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट है, उन्होंने बोला था कि एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू के लिए फॉर्मूला √L L+1 h/2π। तो यहाँ पर आप L की वैल्यू पुट करके एंगुलर मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक, तो आज का लेक्चर बहुत बड़ा भी हो गया, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां हम डिस्कस करेंगे 2 बचे हुए क्वांटम नंबर्स पर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर पर। तो मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।